हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, संघर्ष सबके जीवन का हिस्सा है। बस फर्क यह है कि किसी के जीवन का संघर्ष कम है और किसी के जीवन का संघर्ष अधिक है। और सच मानिए तो संघर्ष के बिना जीवन का मोल ही हमें नहीं समझ में आता। और यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो पूरा इतिहास भरा पड़ा है संघर्षमय गाथाओं से। और दोस्तों, हम सभी की परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं। यदि हम अपने जीवन की मुश्किलों को देखें तो जो भी कठिनाई हमारे सामने है वो हमें कुछ न कुछ सिखाना चाह रही है और हमें अंदर से और मजबूत बनाना चाह रही है। बस हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और हम हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, उसमें अवसर ढूंढें कि किस तरीके से हम इस परिस्थिति में भी कुछ बेहतर कार्य कर सकते हैं या सीख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं हम आज अपनी स्टडी। और स्टडी में हम लोग कर रहे हैं इस समय प्राचीन भारत का इतिहास, और उसमें हम लोगों ने पाषाण काल को पढ़ लिया है और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने अधिकांश क्वेश्चन इस सीरीज के पढ़ लिए हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आज बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक ऊर्जा के साथ, एक उत्साह के साथ और एक सकारात्मक भाव के साथ शुरू करते हैं अपनी स्टडी। दोस्तों, अब अंतिम ये जो क्वेश्चन चल रहा है, अंतिम सीरीज चल रही है इन क्वेश्चन की, उसमें क्वेश्चन नंबर 67 जो दिया हुआ है उसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये जो है व्याख्या इसके बारे में कुछ और डिटेल जानकारी देगी। इसका आंसर धौलावीरा होगा। 3 नगरों के अवशेष, इसकी व्याख्या देखते हैं। ऊपर है कुछ, धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। ये इसकी व्याख्या यहां तो नहीं दी हुई है, लेकिन इसकी व्याख्या ऊपर दी हुई थी तो मैंने इसकी व्याख्या को इसीलिए पढ़ दिया। अब जैसे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर धौलावीरा, तो धौलावीरा इसका आंसर सही है। पर वो 3 नगर कौन से थे उसकी व्याख्या जो हम लोग ऊपर पढ़ सकते हैं। दिया है किला, मध्य नगर और निचला नगर। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा तो नहीं, कालीबंगा, बनावली, तमाम ऐसे स्थल हैं जो कि सिर्फ 2 भागों में विभाजित हैं। जितने भी मतलब स्थल हैं वो 2 भागों में ही विभाजित हैं। एक किला और एक निचला नगर 2 भागों में विभाजित है। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि 3 भागों में विभाजित है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। क्वेश्चन बार बार आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ऐसा स्थल है जो 3 नगरों में विभाजित है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। सॉरी, यहां पर मैंने 3 नगर बोल दिया, जबकि 3 नगर नहीं 3 भाग होगा। तो 3 भागों में विभाजित है। कौन सा ऐसा स्थल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य
कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एक उन्नत जल प्रबंधन भी धौलावीरा से ही प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में जल संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो द्विशव संस्कार, अब यहाँ स्टार बना हुआ है, स्टार का मतलब जो है यह प्रश्न जो है कहीं ना कहीं गलत है। प्रश्न तो गलत नहीं है, इसका जो विकल्प है इसमें कुछ संदेह नजर आ रहा है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं और सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो दिया हुआ है कि लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 3 युगल समाधिकरण का मतलब यह है कि जो समाधि थी उसमें से 3 युगल समाधियां, 3 युगल शव एक ही समाधि से प्राप्त होती है। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण। 1 युगल समाधिकरण का मतलब, युगल मतलब होता है 2। तो जो एक समाधि है उसमें से दो जो है शव प्राप्त होते हैं, वो कालीबंगा। और लोथल से 3 युगल, यहां से 1 युगल। राखी गढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, मतलब लोथल। किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सी और डी दोनों होंगे। तो अक्सर जो है लोथल और कालीबंगा ही देता है। राखी गढ़ी जो है वो बहुत कम ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 70 नेक्स्ट। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। तो सनौली का उत्खनन हुआ तो वहां से क्या प्राप्त हुआ? वहां से प्राप्त हुआ मानव समाधान। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पनपुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। 125 मानव समाधान, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब कि जानवरों को भी दफनाया गया था साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो सबसे पहले किया गया है भारत में। भारत में सबसे पहले। इसकी व्याख्या को देखते हैं तो कुछ और भी जानकारी मिलेगी। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ है? यह पाकिस्तान में है, लरकाना जिले में है और सिंध प्रांत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथन पर विचार करिए का मतलब कौन से कथन सही है? चलिए देखते हैं कौन से कथन सही है। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक तत्व तो थे पर वर्चस्व नहीं था। और वहीं यदि हम वैदिक काल की बात करते हैं तो उस समय धर्म का वर्चस्व था। यज्ञ वगैरह काफी वृहद तरीके से होते थे, तो वहां हम लोग मान सकते हैं। पर सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरीके से धर्म का वर्चस्व नहीं देखने को मिलता है। अगला क्या दिया है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से
कपास के सूत की प्राप्ति हुई है। तो ये तो कंफर्म हो जाता है, ये जो है एकदम सही लाइन है। व्याख्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग इसका निर्माण करते थे। तो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए और कोई संदेह नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं इन सब प्रश्नों में। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। दिया है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो क्या लग रहा है, ये लाइन सही है? विशाल महल होते थे, मंदिर बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि मंदिर के तो साक्ष्य मिलते ही नहीं और विशाल महल भी नहीं, ऐसा कोई देखने को मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ये तो गलत है। दूसरा क्या है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ये तो सही है कि वे लोग देवी और देवताओं की पूजा करते थे। अच्छा, तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ये तो बिल्कुल सही है। अगर ये क्वेश्चन अभी नहीं आया है तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का जो प्रचलन या फिर प्रयोग कहिए तो नहीं होता था। घोड़े का कहीं कहीं साक्ष्य मिला है, जैसे सुरकोटडा से साक्ष्य मिला है, राणा घुंडई से मिला है, लोथल से भी इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो से कुछ साक्ष्य मिले हैं, बस साक्ष्य ही मिले हैं। कहीं से हड्डी मिली है तो कहीं से दांत। तो अवशेष की बात करें तो अवशेष तो मिला है घोड़े का, लेकिन अगर ये कहें कि क्या घोड़े काफी मात्रा में इनका यूज होता था, तो नहीं होता था। और विद्वानों का मत है कि ये जो अवशेष भी मिले हैं ये विदेशों से जो व्यापारी वगैरह आते थे और उनके घोड़े किसी कारण से यदि यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती थी तो वो अवशेष हैं। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ के जो लोग थे उन्हें वे घोड़े से परिचित नहीं थे, मतलब घोड़ों का वो एक तरीके से कहिए कि वो घोड़ों को अपने पास नहीं रखते थे। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है, ये लाइन जो है ये गलत है। तो इसकी व्याख्या भी देखते हैं, व्याख्या काफी बड़ी है तो इसको देखते हैं, कुछ न कुछ जानकारी और भी होगी। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कहने का मतलब मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। जो बच्चे अभी विद्यालय के बच्चे हैं जो वो इस वीडियो को देख रहे हैं और इसको समझ रहे हैं, वो इसको खूब अच्छे तरीके से समझें और इसका नोट्स वगैरह भी बनाते जाएं, अलग से नोट्स बनाते जाएं। अब जैसे वो एक कॉपी लेकर ये चीज पॉइंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं पॉइंट में, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। तो इसमें से भी वो बच्चे जो हैं, बच्चे नोट्स बनाते रहें। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां एवं मुहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी, पशुपति, शिव तथा लिंग एवं यौन की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटडा, कालीबंगा
राणागुंडई से दांत मिला है, मोहनजोदड़ो से भी कुछ साक्ष्य मिला है इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का क्या है? अभाव है। तो बहुत अच्छी व्याख्या थी, काफी कुछ जानकारी मिल गई। क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो वृषभ की मुद्रा मतलब बैल, वृषभ का मतलब बैल होता है, तो बैल की मुद्रा जो है वह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। व्याख्या देखते हैं इसकी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वो अपूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर बैल का मिलता है, हाथी का भी मिलता है, भेड़ का भी मिलता है। घोड़े का चूंकि उतना प्रचलन नहीं था तो घोड़े का जो है अंकन नहीं है। और एक और पशु है जो क्वेश्चन पहले आ चुका है, गाय का भी अंकन नहीं है। तो गाय का नहीं है और घोड़े का नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का अवशेष। ये भी बड़ा क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल अभी को ये क्वेश्चन मिला है। मान लीजिए घोड़े का क्वेश्चन तो कई बार आ चुका, लेकिन शेर का जो है इसका अवशेष भी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे घोड़े का तो अवशेष प्राप्त हुआ है जबकि उसका प्रचलन नहीं था, लेकिन शेर का तो अवशेष भी नहीं प्राप्त हुआ है। तो काफी अच्छा प्रश्न है। इसकी व्याख्या भी देखा जाए तो शेर का डर नहीं रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में, ये तो बात कंफर्म हो गई। चलिए, दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अवशेष की बात की जाए तो गाय के अवशेष, हाथी के अवशेष तो मिले हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक विद्वानों ने घोड़े के अवशेष के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से बाघ और चीता के अवशेष की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। तो ये थी व्याख्या। अब क्वेश्चन है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहां से? तो ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कालीबंगा जो है यहां से क्या मिला है? मृण पट्टिका मतलब मिट्टी से बनी एक पट्टी और उस पे क्या बना है? सिंह युक्त देवता। इसकी व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। तो अंतर ये है कि यहाँ पर मृण पट्टिका पर मिला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। इसकी व्याख्या है कि मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी।
मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह भी महत्वपूर्ण जानकारी है कि मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत में, मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में। तो मिस्र की सभ्यता जो है इनकी समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। तो ये काफी कठिन क्वेश्चन है। ये सभ्यताएं हैं और उत्तर से दक्षिण जो दिशा है उसके क्रम में लगाना है। तो ये काफी कठिन क्वेश्चन मुझे लगता है, क्योंकि ये जो सभ्यताएं हैं ये बहुत कम देखने को मिलती हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया है, सिंधु घाटी, तो बार बार हम लोग सुनते हैं। पर ये देखिए क्या दिया है, एजटेक, माया, मुइश्का, इंका, ये काफी नए नाम हैं और यही सही विकल्प है। उत्तर से दक्षिण का यही क्रम है। एजटेक एकदम उत्तर में है, उसके बाद माया है, उसके बाद मुइश्का है, उसके बाद इंका है। इसकी व्याख्या देखनी चाहिए। एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: एज़टेक, माया, मुइश्का तथा इंका। ये क्वेश्चन काफी टफ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है। लेखन कला, तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता है सुमेरिया सभ्यता। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसकी व्याख्या जो है देखते हैं। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 80 जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम क्वेश्चन था। और हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता ये सभी क्वेश्चन पढ़ लिए और अब तो वैदिक काल आ जाएगा और हम लोग अब आगे से वैदिक काल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और वैदिक काल के तमाम क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने के बाद तमाम जानकारियां हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चली, तो काफ़ी अच्छा रहा और बहुत खुशी है कि हमने पाषाण काल को और सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिया और हम लोग अब वैदिक काल को पढ़ेंगे और यही क्रम चलता रहेगा पढ़ने का। और पढ़ते पढ़ते हम लोग पूरा इतिहास पढ़ लेंगे और इसके बाद और भी बुक हम लोग पढ़ा जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त हो गई। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं सब प्रश्नों के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में वैदिक काल के साथ। धन्यवाद।